हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल जिक्स रैकर। मैं सोनू कुमार आप लोग के साथ फिर से जुड़ा हूं और क्लास 12th बोर्ड की तैयारी की जो मैंने जिम्मेवारी ली है उसे मैं निभाते हुए आज पुनः आप लोग के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी गति वैद्युतिकी का VVI क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे या जो अब तक पूछे जा चुके हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी जो पूछे जा चुके हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मेरे द्वारा दिया जा रहा है, एस्टिमेटेड है, गेस क्वेश्चंस कर सकते हैं कि बोर्ड में आने लायक क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप आंसर्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है और कौन से मीडियम में है? हिंदी मीडियम में। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए शामिल किया गया है इस चैप्टर के अधीन। हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को आज एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, तो पहला क्वेश्चन आपका है कि विद्युत धारा क्या है। सबसे पहला नंबर बात तो यही आता है कि विद्युत धारा क्या होता है या क्या है, ठीक है। इसके एसआई मात्रक एवं बीमा बताएं, एवं बीमा लिखे या बताएं। बहुत ही सिंपल अंदाज में हम लोग देखेंगे, कुछ खास नहीं, सिंपल से अंदाज में। सबसे पहला नंबर, विद्युत धारा एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, किसी भी सर्किट यानी परिपथ या कोई भी चालक पदार्थ से प्रति एकांक समय में जो आवेश का प्रवाह होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। प्रति एकांक समय में मतलब क्या कर सकते हो, एक सेकंड में कितना आवेश का प्रवाह हुआ, ठीक है। जितने आवेश का प्रवाह हो जाएगा वह क्या कहलाएगा? विद्युत धारा कहलाएगा। इसका एस्टिमेटेड आंसर आप ऐसा लिख सकते हैं, प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में चालक के द्वारा प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? प्रति एकांक समय में चालक के द्वारा प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है। या फिर इसकी परिभाषा ऐसे लिखते हैं, आवेश प्रवाह के दर को, आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके एसआई मात्रक का, तो उनसे पहले कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेंगे। विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह सदैव धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव की ओर होता है, विभव की ओर होता है। डन है? किस ओर होता है? तो धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव की ओर होता है। ये सब पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव में काम दे देंगे, ठीक है। या उच्च विभव, यहां पर आप इसे भी लिख सकते हो, उच्च विभव से निम्न विभव, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो कि और होता है। पॉइंट नंबर 2 आप दे सकते हैं कि यह अदिश राशि है। यह कौन सी राशि है? अदिश राशि। डन है। पॉइंट नंबर 3, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, या आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कूलॉम प्रति सेकंड होता है। CO कूलॉम प्रति सेकंड होता है। डन है। अगर इसके बीमा की बात करें तो बीमा केवल और केवल I
या नहीं तो केवल ए लिखा जाएगा। डन है। विद्युत धारा का संकेत जो लिखा जाता है, संकेत की अगर मैं बात करूं तो संकेत ऑलवेज आई से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? आई से लिखा जाता है। ठीक है। अगर इसकी परिभाषा मैथमेटिकली पूछ दिया जाए आपसे तो आई बराबर आप बोलेंगे क्यू बाई टी, जहां क्यू का मतलब है क्यू बराबर प्रवाहित आवेश और टी का मतलब है समय। डन है। जिस समय में धारा का प्रवाह हो रहा है। तो कुछ ये सब पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम देंगे और जहां पर भी ये सब पॉइंट्स लिखे जाते हैं, ये सब पॉइंट्स को आप जरूर मेंशन करेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होंगे। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है कि अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका कई नाम है, किताबों में आपको लिखा मिल जाएगा अपवाह, संवहन या फिर अनुगमन। अनुगमन वेग क्या है? वेग क्या है? बहुत सिंपल और सामान्य सा आंसर आप लिख सकते हैं। किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है आपस में टक्कर करते रहते हैं। उत्तरोत्तर टक्कर के पश्चात जिस औसत वेग से वह चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद को पार करते हैं, वह औसत वेग कौन सा वेग कहलाता है बालक? तो अपवाह वेग, संवहन वेग या अनुगमन वेग के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी चालक में धनात्मक आवेश के उत्तरोत्तर टक्कर के पश्चात, धनात्मक आवेशों के उत्तरोत्तर टक्कर के पश्चात जिस वेग से इलेक्ट्रॉन चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद को पार करता है या गुजरता है, उसे क्या कहा जाता है? तो अपवाह या संवहन या अनुगमन वेग के नाम से जाना जाता है। आप लिख सकते हैं, चालक में धनात्मक आवेशों के उत्तरोत्तर टक्कर के पश्चात जिस औसत वेग से चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस औसत वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है। अनुगमन वेग कहा जाता है। डन है। क्या कहा जाता है? अनुगमन वेग कहा जाता है। अनुगमन वेग का फॉर्मूला हो जाएगा Vt बराबर -E और बाई में m इंटू टी हो जाता है। यहाँ पर टी को हम लोग श्रांति काल या अवनति काल के नाम से भी कहीं कहीं पर लिखा होता है। ई का मतलब है विद्युतीय क्षेत्र, छोटी ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर का आवेश, एम का मतलब है इलेक्ट्रॉन का मास और टी का मतलब उत्तरोत्तर टक्कर में लगने वाला समय से होता है। ठीक है, दिख रहा है? कुछ कट तो नहीं रहा है? कुछ कट तो नहीं रहा है? पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। अनुगमन वेग या अपवाह वेग से आप बातें समझ में आ चुकी होगी। अनुगमन वेग क्या है, अपवाह वेग क्या है। इसी में आपको क्वेश्चंस ऐसे पूछ देता है कि विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध, या क्वेश्चंस इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अनुगमन वेग के पद में
विद्युत धारा को परिभाषित करें। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 3। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग ला रहा हूं। विद्युत क्षेत्र एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करें। संबंध स्थापित करें। ये सब 2 नंबर के क्वेश्चंस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। आपको ये सब चीजें जाननी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी है, कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है इस क्वेश्चंस में। तो आइए देखिए, मान लेते हैं, यानी माना कि किसी चालक में कुल 1 इलेक्ट्रॉन है। मैंने 1 इलेक्ट्रॉन का चालक माना, 1 इलेक्ट्रॉन है जो ई वेक्टर क्षेत्र का निर्माण करता है और चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से भीडी वेग के साथ निकलता है। ठीक है, तो लगा समय, मैंने छोटी टी है मान ली, टी है। अतः अब जरा आप खुद ब खुद बतलाओगे, इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग, इलेक्ट्रॉन का कौन वेग? प्रारंभिक वेग क्या होगा बालक? u बराबर 0 हो जाएगा। और अंतिम वेग जो चालक से निकल रहा है जिस वेग के साथ, वो आपका vd है और यही vd आपका कौन वेग होगा? अनुगमन वेग होगा। डन है। समय t लग रहा है, तो गति के पहले समीकरण से गति का पहला समीकरण क्या होता है बालक? तो आप जानते हैं v बराबर u प्लस at, यहां vd कर लो, u की जगह पर 0 प्लस a इंटू टी बराबर vd। डेट मीन्स vd इज इक्वल टू आपके पास हो गया 80। आप चाहें तो इसको इक्वेशन क्या बना सकते हैं? फर्स्ट। पुनः गति के दूसरे नियम से आप पढ़ोगे F बराबर कौन सा? ma। डेट मीन्स A बराबर F बाई कौन सा बालक? m। और साथ ही साथ आप जानते हो E बराबर F बाई कौन सा? Q। तो F बराबर E इंटू Q, और Q के जगह पर आपका इलेक्ट्रॉन हो गया माइनस E बराबर F। इसी में रख लो, यानी E के जगह पर, F के जगह पर E माइनस E बाई M बराबर आपके पास हो गया एक्सेलरेशन कौन सा बालक? बढ़िया से देख लेना, F के जगह पर मैंने लिखा E माइनस E और बाई M। अब यहां पुट कर लो, vd बराबर आपके पास हो गया E माइनस E A के जगह पर बाई M इंटू टी। डेट मीन्स vd इज इक्वल्स टू माइनस ई m इंटू क्या हो गया? टी हो गया। अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन में आपको दे दिया कि विद्युत क्षेत्र एवं अनुगमन वेग के जगह पर आपको कहते विद्युत विभव एवं अनुगमन वेग में संबंध, तो देखो इसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, यहां तक तो निकालोगे ही निकालोगे। अब E बराबर आपने पढ़ा है, E बराबर विभव प्रवणता से V बाई एल, तो आप यहां पर चाहें तो लिख सकते हैं vd इज इक्वल्स टू माइनस ई के जगह पर V बाई एल
और इनटू आपको हो जाएगा E बाई एम इंटू कौन सा T। दैट मीन्स आपके पास रिजल्ट हो जाएगा VD बराबर माइनस VE बाई एम L इंटू कौन सा T। डन है। अगर इन केस आपको कह देता है कि नहीं VD और किसमें भी में संबंध ज्ञात कीजिए, अनुगमन में और किसमें विभवांतर में या विद्युत वाहक बल से आपको संबंध निकालना है, या फिर आपको कह दे विभव में संबंध स्थापित करें, तो आप इस समीकरण को लिखेंगे। यहां तक आपके पास टर्म तो प्रूफ हो ही चुका था, केवल इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग लाना है कि E बराबर होता है V बटा L, जिसे हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एकदम कंठास्थ कर जाइए, बारीकी से समझते हुए, कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए पूर्ण रूपेण इन सारे क्वेश्चंस को क्या कर लीजिए, कंठास्थ कर लीजिए। इससे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनने वाले हैं। न्यूमेरिकल वगैरह के लिए भी ये फॉर्मूला, ये थ्योरी आपको काम कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 नाम के लिए 5-6 क्वेश्चन ऐसे तो हो गए। चलिए 3 नंबर के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर बातें करेंगे। और 4 नंबर आपको क्वेश्चंस मैं फिर से लेता हूं। विद्युत वाहक अनुगमन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध। किसमें बालक? अनुगमन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध। आइए बड़ी आसानी से करते हैं। अनुगमन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध बताएं। ये आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और सामान्य वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई चालक है और इस चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जिसकी संख्या इनफाइनाइट हो सकती है। मैंने चालक का एक लेंथ लिया और यह लेंथ कितना है? L है। और इसके छोटे से भाग पर, एक छोटा सा भाग मैंने कहा, चलो एक छोटा सा भाग पर मैंने कहा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन है। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A हो गया, ठीक है। और इसमें मैंने कहा कि N इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने हैं? N इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रति एकांक एरिया में जो इलेक्ट्रॉन है हम लोग उसे निकालेंगे, उसके बाद पूरे वॉल्यूम के लिए निकाल लेंगे। तो मैंने माना कि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद बड़े आसानी से आप निकालो। अनुप्रस्थ परिच्छेद कितना है बालक? कैपिटल A है एवं लंबाई कितना है? L है, ठीक है। माना कि प्रति एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ परिच्छेद में, माना कि प्रति एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ परिच्छेद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? N है। अतः संपूर्ण चालक में कुल आवेश, अब आप बता सकते हो, जरा बतलाओ। कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा N इलेक्ट्रॉन, एरिया के अकॉर्डिंग, L के अकॉर्डिंग, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे? N इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक एरिया पर प्रति एकांक लंबाई के लिए, और गुना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये निकल गया। अब बोलो विद्युत धारा बराबर पढ़ा है, विद्युत धारा बराबर पहला क्वेश्चन से याद करो, I बराबर Q बाई T। अब बोलो I यानी Q के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? NaLe, और बटा क्या लिखेंगे? T। अब जरा बोलना बालक, NaE को अलग कर लो और L बाई T को अलग रखो,
एल बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम बराबर वेलोसिटी होता है, तो आई बराबर एन ए ई और इनटू आपका भी डी हो गया। दैट मीन्स आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, या नहीं तो भी डी बराबर आई बाई ए एन ई से आप काम चला सकते हैं। डन है, कोई दिक्कत? तो बड़े आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। यहां तक तो पॉइंट्स आपके दिमाग में आ चुका होगा। डन। अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर जहां पर वीडियो समझ में ना आए वहां पे वीडियो को आप क्या करोगे, बैक करोगे और पुनः देखोगे। मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस यूट्यूब के मार्फत से, यूट्यूब के द्वारा जो एक प्लेटफॉर्म है इसके द्वारा मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। और आप लोगों की ड्यूटी है अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करके और भी अधिक लोगों को इसका लाभ देना, लाभ पहुंचाना। ये जिम्मेवारी किनकी होगी, आपकी होगी। मेरी जिम्मेवारी वीडियो बनाना और आप तक पहुंचाना, और आपकी जिम्मेवारी इस वीडियो को शेयर करके और अधिक से अधिक जो इच्छुक विद्यार्थी हैं, जिनको बोर्ड अच्छा करना है, जिनको क्लासेस नहीं हो सकी है, उन तक वीडियो को पहुंचाना ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। डन है। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर बात करते हैं। थोड़ा सा आज का वीडियो हो सकता है कुछ लंबा जाए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। लंबा वीडियो भी होगा तो आप आराम से 2 दिन में करेंगे पूरा, 3 दिन में पूरा करेंगे, लेकिन एकदम कंप्लीटली कंप्लीट करेंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर्स को अपनी कॉपी पे बनाएंगे, लिखेंगे और उसकी तैयारी अच्छे ढंग से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है गतिशीलता क्या है। अभी एक वर्ड और भी आता है, गतिशीलता। अंग्रेजी में इसे मोबिलिटी बोलते हैं। क्या है गतिशीलता, क्या है, या गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए कुछ खास नहीं, बहुत सिंपल। प्रति एकांक विद्युतीय क्षेत्र में अनुगमन वेग को ही क्या कहा जाता है, गतिशीलता कहा जाता है। प्रति एकांक विद्युतीय क्षेत्र में अनुगमन वेग या नाम और भी आपको दिया गया संवहन या फिर अपवाह वेग को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहा जाता है, ठीक है। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, अनुगमन वेग एवं विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। इसे लिखने का तरीका म्यू होता है, और म्यू बराबर हम लोग लिखेंगे क्या चीज बालक, अनुगमन वेग। कौन वेग, अनुगमन वेग, और बटा क्या लिखेंगे, विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। क्या लिखेंगे, विद्युतीय क्षेत्र। यानी म्यू बराबर आप लिखोगे, अनुगमन वेग के लिए आपने लिखा ई और टी बाई कौन सा, एम। अब कुछ बच्चे कह रहे सर माइनस क्यों नहीं लगाए, बेटा माइनस इसलिए नहीं लगा रहे ना कि हम लोग को लिखना हमेशा मैग्नीट्यूड होता है। आप चाहें तो माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं है। और बाई में आपका हो गया 1/e, ई से ई को मार दीजिएगा तो माइनस ई टी, और बाई क्या हो जाएगा, एम। आप इसे चूंकि ये मोड में लिखा जाता है तो केवल ई टी और बाई एम से भी आप काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे इसका कभी कभी क्या पूछ दिया जाता है, इसका एसआई मात्रक बता दीजिए। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है एसआई मात्रक बताइए, तो एसआई मात्रक आप लिख सकते हो। म्यू बराबर आपके पास क्या आया है, अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग के लिए हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और विद्युतीय क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा, तो न्यूटन पर कूलम। आप चाहें तो म्यू बराबर इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, इतना इंटू कूलम बाई न्यूटन, यानी म्यू बराबर आप लिख सकते हैं एम सी सेकंड इनवर्स
न्यूटन इनवर्स। डन है, ऐसे लिख सकते हो। न्यूटन को चाहो तो और भी तोड़ सकते हो आप, क्या चीज में, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो एम और सी यहां पर बटा में आपका न्यूटन हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और इनटू आपका सेकंड है। एक सेकंड से एक सेकंड मर जाएगा, मीटर से मीटर मर जाएगा, ये आपका आ गया कूलॉम, केजी इनवर्स और क्या हो गया सेकंड, या फिर आप बोल सकते हो कूलॉम सेकंड केजी इनवर्स, ठीक है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप इजी वे में जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं। आपको इसका डायमेंशन पूछ देगा तो आप डायमेंशन में लिख सकते हैं, कूलॉम के लिए आप IT लिखेंगे, सेकंड के लिए T लिखेंगे और केजी के लिए M इनवर्स लिखेंगे। यानी आप लिख सकते हैं M इनवर्स कूलॉम के लिए AT और सेकंड के लिए फिर से T, यानी डेट मीन्स आप लिखेंगे M इनवर्स A और T का स्क्वायर। डन है, तो ये इसका क्या हो गया, मोबिलिटी का डायमेंशन हो गया। ये सब चीजें आप खुद भी निकाल सकते हैं, कॉमन है, आपको बहुत ज्यादा इस पर दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। गतिशीलता कंप्लीट। अब आइए अगला नंबर, जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है वो क्वेश्चंस होता है प्रतिरोध के बारे में, कि प्रतिरोध क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मैं 5 की बात करूं या 6, जो भी नंबर हो, ये नंबर आप लोग देख लेंगे, क्योंकि नंबर मुझे ध्यान में रहता नहीं है कि कितना नंबर क्वेश्चन है। प्रतिरोध क्या है, इसके SI मात्रक और बीमा लिखें, और क्या लिखें, बीमा लिखें। बहुत ही सिंपल, आप कॉन्सेप्ट्स लिख सकते हो। प्रतिरोध कोई भी चालक पदार्थ होता है, तो जब आप उससे विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है चालक के स्वतः नेचर के कारण, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी आप सिंपली लिख सकते हो, जब चालक से विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है, प्रवाहित कराई जाती है, तो धारा के प्रवाह में, धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है, अवरोध उत्पन्न होता है, उसे प्रतिरोध कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। इसे कैपिटल R से या छोटी r से भी सूचित किया जाता है या किया जा सकता है, किया जाता है। ओम के नियम से आप इसे लिख सकते हो, ओम के नियम से इसे लिखा जा सकता है R इज इक्वल्स टू V बटा I, V बटा I। चूंकि आप ओम के नियम जानते हो, V बराबर होता है IR, तो R बराबर आप लिख सकते हो V बटा I। डन है। इसका SI मात्रक आराम से आप लिखेंगे, R के लिए आपका SI मात्रक जो होगा वह हो जाएगा वोल्ट और वट्टा में एम्पियर, दैट मीन्स वोल्ट एम्पियर इनवर्स, वोल्ट एम्पियर इनवर्स। अगर इसके बीमा की बात की जाए तो वोल्ट के लिए आप बीमा लिख सकते हैं, V को आप क्या लिखते हैं बालक, तो W/Q, I को I छोड़ दो, W के लिए ml2 T⁻², Q के लिए IT और अगेन I, दैट मीन्स ml2 T⁻³ I⁻² कितना -2, या इसे लिखा जा सकता है ml2 T⁻³ और A⁻² कितना -2।
ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बोथ आर ट्रू, दोनों के दोनों क्या है, सही है। आप जिस तरीके से भी लिखना चाहें उस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। डन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहता है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किन किन बातों पर, रेसिस्टेंस किन किन बातों पर क्या करता है, बातों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। डन है। प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध 4 बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। पहला नंबर बात, चालक के लंबाई पर, चालक के लंबाई पर, अर्थात आर समानुपाती किसका होगा, एल का। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं। नंबर दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर, अर्थात आप लिख सकते हो आर समानुपाती 1 बटा किसका है, ए का। अच्छा, इसका एक मतलब समझोगे कि आर, जितना ज्यादा तार लंबा होगा उतना ज्यादा आर का मान होगा, और तार की मोटाई जितना ज्यादा होगी आर का मान उतना कम होगा। ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है तापमान पर, और इस पर डिपेंड करता है आर इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी के अकॉर्डिंग, जहां डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है और अल्फा तापीय नियतांक है। ठीक है। आर नॉट का मतलब हो गया प्रारंभिक तापमान, और आर का मतलब हो गया जो वेरिएबल रेसिस्टेंस। आर नॉट का मतलब प्रारंभिक प्रतिरोध हो गया, यानी इनिशियल टेम्परेचर पर का जो रेसिस्टेंस होगा वो, और ये आर का मतलब जो टेम्परेचर पर आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है उस टेम्परेचर पर का प्रतिरोध। डन है। तीसरा नंबर, चौथा नंबर बात आपका आता है किस पर, तो चालक के गुण पर, चालक के गुण पर। ठीक है। यानी अगर चालक बहुत अच्छा सुचालक है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और चालक बहुत कम चालकता का गुण रखता है तो वह क्या होगा, उसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से बात कर रहा हूं कि जिस प्रतिरोध की चालकता बहुत ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और जिस पदार्थ की चालकता बहुत 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 कम हो जाएगी, चालकता बहुत कम तो प्रतिरोध बहुत अधिक, चालकता बहुत ज्यादा प्रतिरोध बहुत कम, यानी उल्टा हो जाता है, चालकता का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है। तो कितनी बातों पर डिपेंड किया, 4 बातों पर। अब इसी से क्वेश्चन नंबर 7 आपको बनाया जा सकता है, और वो क्वेश्चन नंबर 7 ये बनता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन आपको बन जा रहा है वो कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं। आप क्या समझते हैं। ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं। तो एक्चुअल में अभी तो क्वेश्चंस का आंसर पढ़ा, इसके पहले वाले क्वेश्चंस का जो आंसर था वही इसका भी हो जाएगा। यानी प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करती है, बातों पर निर्भर करती है। आपने पहला नंबर बात देखा कि प्रतिरोध जो है वह सीधा समानुपाती होता है चालक के क्या चीज का, लंबाई का, अर्थात आर समानुपाती एल का है, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा नंबर जो है, प्रतिरोध
जो है चालक पदार्थ का, वह उल्टा समानुपाती होता है अनुप्रस्थ परिच्छेद का, अनुप्रस्थ परिच्छेद का। डन है। यानी कहने का सीधा मतलब है कि R उल्टा समानुपाती है एरिया का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। इक्वेशन आप सेकंड बना लेंगे और कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो R समानुपाती हो गया बालक किसका, तो L बाई किसका, A का। समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसे हम लोग रो बोलते हैं, और रो इंटू L बाई A। यही जो समानुपातिक नियतांक आया है ना, ये इसी को हम लोग प्रतिरोधकता या प्रतिरोध कहते हैं। कौन प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। बात समझ में आ गया होगा। इसी को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, कहा जाता है। अब तुमसे पूछा जा सकता है इसका एसआई मात्रक और बीमा, तो एसआई मात्रक निकाल लो, बहुत सिंपल है। आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, यानी आर इंटू ए बाई एल बराबर रो। आर के लिए आपको हो गया ओम, एसआई मात्रक, ठीक है, और ए के लिए हो गया मीटर का स्क्वायर, यहाँ मीटर कट गया। ओम को हम लोग ओम लिखे, या इस प्रकार से सिंबल में ओमेगा लिखेंगे, ओमेगा इंटू मीटर बराबर, या फिर इसे एक नाम और दे सकते हो, अभी मैंने बतलाया था, वोल्ट एम्पियर इनवर्स बराबर आपका रो हो गया, ठीक है। इसके लिए ओम के लिए, और मीटर के लिए क्या लिखोगे, तो देखो तो वोल्ट एम्पियर इनवर्स और मीटर, यानी हम लिख सकते हैं वोल्ट मीटर एम्पियर इनवर्स बराबर रो, इस तरीके से भी। इसका अगर बीमा की बात किया जाए तो वोल्ट का बीमा आपने लिखा था ml2, और t का पावर कितना, पहले लिख लो -2, और बाई में q होता है, q के लिए it, तो यहाँ 3, यहाँ आपका i का पावर -1 हो गया। एकदम आराम से तरीके से सजाओ, m के लिए l हो गया, और a के लिए फिर से a इनवर्स या i इनवर्स लिखोगे बराबर रो हो गया, यानी रो इज इक्वल्स टू m, l का पावर 2 और एक कितना हो गया 3, t का पावर -3 और i का पावर कितना -2, या इसको लिखा जा सकता है ml3 t का पावर -3 और a का पावर कितना -2। डन है। तो बड़े ही आराम से आप क्या कर सकते हो, इसका एसआई मात्रक भी लिख सकते हो और डायमेंशन भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ओम के नियम के कथन को लिखें। ओम के नियम के कथन को लिखें, ठीक है। आइए बड़े ही आराम से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। ओम का नियम कहता क्या है, तो ओम का नियम कुछ खास नहीं, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम साहब ने बताया था कि किसी भी चालक या परिपथ की अगर भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए तो उस पर जो आरोपित विभवांतर होगी वह प्रवाहित विद्युत धारा का अनुक्रमानुपाती होगा। डन है। यानी इन्होंने जो सिंपल सी बात कहा, इन्होंने कहा यदि चालक या परिपथ के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो, अर्थात भौतिक अवस्था नियत हो, भौतिक अवस्था क्या हो,
नियत हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, भौतिक अवस्था क्या हो, नियत हो, परिवर्तन ना हो तो चालक पर आरोपित विभवांतर, चालक पर आरोपित विभवांतर, विभवांतर का चालक में प्रवाहित धारा, का चालक में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती, या इसी को बोलते हैं समानुपाती होता है। अर्थात आप सिंपल वे में बोल सकते हो कि भी समानुपाती किसका हो जाएगा, आई का, और यही से रिजल्ट मिलता है। भी समानुपातिक चिन्ह को जब हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट आर है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है, और भी बराबर आपका लिखाता है आई इंटू आर। लेकिन एक कब कंडीशन है, जब भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो। अब बहुत सारे बच्चे भौतिक अवस्था में कंफ्यूज कर गए होंगे कि सर भौतिक अवस्था होता क्या है। भौतिक अवस्था देख लो, कुछ मैं वर्ड्स यहां पर दे रहा हूं। सबसे पहला मैं बोल रहा हूं चालक का लंबाई, चालक का कौन बाई, लंबाई। अगर चालक के लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो, चालक का क्षेत्रफल, अगर इसमें कोई परिवर्तन ना हो, क्षेत्रफल का मतलब अनुप्रस्थ परिच्छेद से है, अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला, ठीक है, याद रखना। नंबर तीसरा तापमान, नंबर चौथा दाब। इन सारी चीजों में अगर कोई परिवर्तन नहीं आता है, इन सारी चीजों को भौतिक अवस्था कहते हैं। अगर इन सब में परिवर्तन नहीं आता है तो ओम का नियम बिल्कुल क्या है, वेरीफाइड है, ओम का नियम शाश्वत सत्य है, डन है। लेकिन अगर इन सभी में परिवर्तन आता है तब फिर ओम का नियम सत्य प्रतीत नहीं होता है, डन। इसी से क्वेश्चन नंबर आपको 10 आ जाता है कि ओम के नियम की सीमाओं को लिखें, ओम के नियम के सीमाओं को लिखें, ठीक है, ओम के नियम के सीमाओं को लिखें। क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। सॉल्यूशन बड़े आराम से आप दे सकते हैं। ओम के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं, ओम के नियम के निम्नलिखित और क्या है, सीमाएं हैं। नंबर फर्स्ट में बोलोगे ओम का नियम केवल और केवल ओमीय चालक के लिए लागू होता है, चालक के लिए लागू होता है, या अर्धचालक या अओमीय, अर्धचालक या अओमीय चालक के लिए सत्य नहीं, डन। नंबर दूसरा ओम का नियम विद्युत धारा के उसमीय प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है, विद्युत धारा के उसमीय प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है। बात समझ आ रहा है? ओम का नियम जो है विद्युत धारा के उसमीय प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है, और ओम का नियम केवल और केवल किसके लिए लागू होता है, तो अर्धचालक के लिए लागू होता है, और अओमीय चालक के लिए ओम का नियम केवल और केवल ओमीय चालक के लिए लागू होता है,
अर्धचालक और अओमीय चालक पर लागू नहीं होता है। ओम का नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है। और नंबर तीसरा, ओम का नियम अर्धचालक युक्तियों पर भी लागू नहीं होता है। अर्धचालक युक्तियों के लिए भी लागू नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? किसके लिए लागू नहीं होता है? अर्धचालक युक्तियों के लिए भी लागू नहीं होता है। डन है? बातें दिमाग में आ रही हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, थोड़ा सा आज का वीडियो में लंबा लूंगा और इलेक्ट्रिक करंट पर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को आज मैं कंप्लीट करा दूंगा एक ही वीडियो में। चलिए, तो अगला नंबर क्वेश्चंस पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट, एक न्यूमेरिकल भी है, इसके साथ साथ मैं ले लूं क्वेश्चन नंबर 11 और करा एक 12 ओम प्रतिरोध के 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुनी कर दी जाती है। तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करें। तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चंस, आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक तार है और इसका प्रतिरोध कितना है? 12 ओम। चलो भाई, हमने माना कि तार की लंबाई जो पहले थी, माना कि तार का प्रारंभिक लंबाई जो था वो कितना है? प्रारंभिक लंबाई L है और प्रारंभिक अनुप्रस्थ परिच्छेद मैंने कह दिया कितना है? A है। प्रतिरोध भी आपको मालूम है वो कितना है? तो R बराबर 12 ओम है और प्रतिरोधकता तो फिक्स होता है क्योंकि ये रेशियो है, ये बदलता नहीं, ये रो है। इसीलिए आप बोलोगे R इज इक्वल्स टू रो इंटू L बाई कौन सा? A। यहां पर आप लिख लो 12 बराबर रो इंटू L बाई A। मैंने इक्वेशन इसका नाम दे दिया फर्स्ट। पुनः अब देखो, थोड़ी सी बात करते हैं। पुनः खींचने पर लंबाई 2L हो गई, मतलब L डैश 2L के बराबर हो गई, और अनुप्रस्थ परिच्छेद जो होगी उसे मैंने कह दिया A डैश है, और यह कितनी हो जाएगी? तो जो तार A मोटाई का है और वह A/2 हो गया। नया प्रतिरोध मैंने मान लिया वो R डैश है बराबर R डैश, और प्रतिरोधकता तो वही रहेगी, ये बदलने वाली चीज नहीं है क्योंकि ये चालक के नेचर पर डिपेंड करता है। तो प्रतिरोधकता अभी भी रो है, इसीलिए आप लिखोगे R डैश बराबर रो इंटू L डैश बाई A डैश, रो इंटू 2L बाई A/2। ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, यानी R डैश बराबर आप लिखोगे रो इंटू 2L
इंटू 2/a। आप लिख सकते हो रो इंटू 4l/a। इसे मैं अरेंज कर सकता हूं, 4 को बाहर निकाल लो और क्या लिखोगे, रो इंटू l/a। जरा ध्यान देना, रो इंटू l/a बराबर आपके पास कितना है, 12 है। तो समीकरण 1 से वैल्यू पुट कर लो, r डैश बराबर 4 इंटू 12 ओम, यानी 12 चौक 48 ओम। डन है। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2015 या 16 के एग्जाम में, वहीं से मैंने ये क्वेश्चंस लिया था, उठाया था। आप आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चंस आपको आता है कि प्रतिरोधों के समूहन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस 11 तक कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। प्रतिरोधों के समूहन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 12, प्रतिरोधों के समूहन से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, और यह कितने प्रकार का होता है। बहुत सिंपल, आप बना सकते हैं। क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को परिपथ में व्यवस्थित करने की क्रिया प्रतिरोधकों का समूहन कहलाता है। प्रतिरोधकों का क्या कहलाता है, समूहन कहलाता है। बात समझ आ रहा है। प्रतिरोध को अरेंज करना किसी भी परिपथ में, दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जब हम अरेंज करते हैं तो प्रतिरोधकों को अरेंज करने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, उसी मेथड को प्रतिरोधकों का समूहन समझा जाता है या समूहन कहा जाता है। ये दो प्रकार से होता है। प्रतिरोधकों के समूहन की जो विधियां हैं वह दो है। एक का नाम होता है श्रेणी समूहन और दूसरे का नाम है समांतर या पार्श्व। समांतर या पार्श्व और क्या बालक, समूहन। ठीक है, अंग्रेजी में इसी को सीरीज बोलते हैं और अंग्रेजी में इसी को पैरेलल बोलते हैं। डन है, नहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। नोट पॉइंट में आपको ये याद रखना चाहिए, एग्जाम में तो लिखना नहीं है लेकिन नोट पॉइंट में आप ये रख सकते हैं। श्रेणी समूहन में धारा का प्रवाह सभी प्रतिरोधकों के लिए नियत होता है। सभी प्रतिरोधकों के लिए नियत होता है। डन है, जबकि समांतर में बदलता है। जबकि समांतर में क्या होता है, बदलता है। ये पहला पॉइंट याद रखना है। पॉइंट नंबर 2 कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड हो सकता है। श्रेणी समूहन में विभवांतर, समूहन में विभवांतर सभी प्रतिरोधकों के लिए अलग अलग होता है। प्रतिरोधकों के लिए
अलग अलग होता है, जबकि पार्श्व में सभी के लिए एक समान, सभी के लिए एक समान होता है। डन है? तो ये बातें आपको दिमाग में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट आपका भी बनता जा रहा होगा। और मैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चंस में कोई डाउट ना रह सके। ठीक है, आपको 20-22 क्वेश्चंस पूछेंगे, 10 क्वेश्चंस का जवाब देना होगा, तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसे अरेंज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछेगा प्रतिरोधकों के श्रेणी समूहन के लिए, प्रतिरोधकों के श्रेणी समूहन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, आंसर आप लिखेंगे बड़े ही सिंपल वे में। देखो, 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, डॉट डॉट डॉट, इन प्रतिरोध जोड़ा जा सकता है। दिस इज द R1, दिस इज द R2, दिस इज द R3 एंड दिस इज द कौन सा Rn। यहां से एमीटर लगा दोगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस प्रकार से आप बैटरी अरेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप स्विच भी अरेंज कर सकते हैं। आपका ये एक सर्किट होगा। फिर आप देखते हैं तो इसके लिए V1, इसके लिए V2, इसके लिए V3, इसके लिए Vn, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से रेसिस्टेंस सजाया जा सकता है। करंट आई जा रहा है तो सभी में करंट आई ही जाएगा। अभी का ऊपर का कॉन्सेप्ट देखो, अभी लिखा हुआ है बोर्ड पर, लेकिन भी सबके लिए क्या है, अलग अलग है। अब जब आपको ऐसा बनाना है, सर्किट में जैसे ही कुंजी में के लगाते हैं, यानी इस कुंजी को ऑन करते हैं, करंट जाना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने मान लिया, लेट कर लिया, लेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज के लिए है, तो मैंने मान लिया कितना है, RS है। और नेट करंट कितना है, तो I है, I है। नेट पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने भी मान लिया, तो बोलो ओम के नियम से, ओम्स लॉ आपको कहता है, क्या कहता है ओम का नियम, बतलाओगे? भी बराबर I इंटू RS। अब प्रत्येक के लिए लगा लो, यानी मैं भी बराबर लिखूं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 कौन सा Vn। इसको यहां पर लिखा जाए, कहां लिखा, कहां लिखा, चलो इसी में लिख देते हैं। यानी भी के जगह पर आप लिखो IRS IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस डॉट 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 IRN। इसमें से I को कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN, और यहां आपके पास हो गया IRS। I से I मर गया, यानी RS बराबर रिजल्ट हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और क्या बालक, RN। दिख रहा है आप लोग को, या फिर अनकवर्ड पार्ट हो गया? ठीक है, दिख रहा, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से आप आराम से रिजल्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए मिटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोल रहा है प्रतिरोधकों के लिए पार्श्व समूह में तुल्य प्रतिरोध को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है,
आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। प्रतिरोधकों के पार्श्व क्रम में सजाते हुए उनके तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करें। प्रतिरोध को क्या करें? ज्ञात करें। ठीक है, बड़ा ही सिंपल और सामान्य से वे में आप आंसर तैयार कर सकते हैं। चलिए, मैंने कहा कई प्रतिरोधक हो सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, एन प्रतिरोधक। ठीक है, यहां से मैंने इसको अरेंज किया। ये बैटरी प्लस माइनस, ये रहा बालक। यहां से आप आमीटर लगाते हो। आमीटर के द्वारा जो करंट जाएगी वो कितनी है? तो करंट आई, और आई करंट कई धाराओं में बढ़ जा रही है। इस प्रकार से कई लूपों में बढ़ जा रही है। दिस इज द I1, दिस इज द I2, I3, I4 और IN। R1, R2, R3, R4 और RN। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखा जाए तो सबके लिए सेम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम, डेट मीन्स कितना हो गया? भी हो गया। यहाँ पर आप अरेंज करेंगे प्लस और माइनस चाहे तो कुंजी के करंट पुनः आई निकले। तो बताओ, कुछ नहीं करना है। मैंने इसमें जो लिया है कि सभी प्रतिरोध को अरेंज कर दिया गया, फिगर में आपको दिखा दिया गया है। यहाँ पर ये आपका बैटरी हो गया, कुंजी के हो गया, करंट आई जा रही थी, करंट कितनी जा रही थी? आई। तो बोलो तो आई करंट बटी है कितनी चीजों में? I1 प्लस, I2 प्लस, I3 प्लस डॉट 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 इसमें IN में। और फ्रॉम ओम्स लॉ आप पढ़े हो। फ्रॉम कौन लॉ? ओम्स लॉ आपने पढ़ा है। क्या कुछ पढ़ा है बालक? तो आपने पढ़ा है V बराबर I इंटू RS RP। मैं यहाँ पर P मान लेता हूँ। क्यों P मान ले रहा हूँ? क्योंकि पैरेलल में आपको बोला गया, पार्श्व क्रम में बोला गया, तो मैंने P मान लिया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो V बराबर I और इंटू RP। यहाँ आप लिख लो I1 R1 प्लस, देख लो पहले टर्मिनल का, I2 R2 प्लस, I3 R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। और क्या लिखोगे? क्या सही लिखा हुआ है? बिल्कुल गलत सर, इतना कचरा पढ़ाओगे आप? छी 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 छी, नहीं। आई बराबर, तो आई बराबर मेरे पास क्या होगा? V बाई RP। अब बोलो V बाई R1 डन, V बाई R2, V बाई R3 डॉट डॉट डॉट। बोलो V बटा कौन सा? RN। अब सही हुआ, क्योंकि यहां में आई निकालना है, तो आई बराबर V बटा कौन सा? RP लिखेंगे। अब बोलो V बाई RP बराबर, V को कॉमन ले लो, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 1 बाई कौन सा? RN। डन है। यहां से रिजल्ट आप लोग निकालो, V से भी मर गया। बोलो 1 बाई RP बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 1 बाई कौन सा? निकल गया। तो ये था मेरा इक्विवेलेंट। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर कितना रहा? 15 रहा। क्वेश्चन नंबर क्या रहा? 15 रहा। क्वेश्चन नंबर 16 में अब आपको आता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पर भी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कहता है कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं? इसको मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 पे आएंगे।
और 50 नंबर में कहता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। बहुत सिंपल और बहुत से सामान्य अंदाज में आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्या समझते हैं, क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, इन सारी कॉमन चीजों को ध्यान में रखिएगा। अगर मुझसे मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए वेरी सॉरी। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, आप बड़े ही इत्मीनान से इसका जवाब दे सकते हैं। और जवाब होगा जब परिपथ के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो परिपथ के एलिमेंट या डिवाइस गर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। अर्थात धारा या विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अतः यह घटना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। यह घटना विद्युत धारा कौन प्रभाव कहलाता है, ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। पॉइंट्स क्लियर है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। इसकी जानकारी जेम्स जूल ने दी और इसके लिए इन्होंने समीकरण दिया H बराबर I² RT। क्या समीकरण दिया, H बराबर I² RT, जहां H बराबर है ऊष्मीय ऊर्जा, I बराबर विद्युत धारा, R बराबर प्रतिरोध और T बराबर क्या है, समय। ठीक है, इसी से क्वेश्चन आपको आता है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित जूल के नियम को बताएं। क्वेश्चन नंबर 16, जूल के विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के नियम को विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के नियम को लिखें, स्थापित करें। 3 नियम है। जूल के 3 नियम हैं ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित। और कौन कौन नियम है, तो पहला नंबर नियम है जिसे हम लोग बोलते हैं धारा का नियम, करंट लॉ। आइए समझते हैं करंट लॉ क्या कहता है। कहता है कि किसी भी परिपथ में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा है वह धारा के वर्ग का सीधा समानुपाती होता है। यानी जितना आप करंट दे रहे हो उसके स्क्वायर से बढ़ेगा कौन, हीट। ठीक है,
तो पहला नंबर नियम यही है, उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग का सीधा समानुपाती होता है। डन है पहला नंबर, यानी H समानुपाती I का स्क्वायर। R एवं T को लेकिन क्या होना चाहिए, नियत हो, ये याद रखें। R एवं T क्या हो, नियत हो, तभी ये लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा। दूसरा नंबर है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध का नियम। रेसिस्टेंस लॉ। रेसिस्टेंस लॉ, उत्पन्न ऊष्मा परिपथ के प्रतिरोध का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात H समानुपाती R का, कब, जब I एवं T क्या हो, नियत। डन है। और तीसरा नंबर नियम है जिसे आवर्त या समय बोलेंगे का नियम, पीरियड लॉ। कुछ नहीं, बहुत सिंपल, उत्पन्न ऊष्मा धारा प्रवाह के समय का सीधा समानुपाती होता है। दैट मीन्स आपके पास मिल जाएगा H समानुपाती T का, जब I एवं R क्या हो, नियत। ये तीन लॉ है किसका, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का। कितने नियम हैं, ये तीन नियम जिसे जूल ने दिया था, और हम उम्मीद करते हैं ये तीनों नियम आपको काफी बेहतर ढंग से कंप्लीट हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग एक पुनः न्यूमेरिकल देख ले रहे हैं। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा जा रहा है, और मैंने पहले भी बोला है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पूरा का पूरा शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करा दें, 20 से 25 क्वेश्चंस जो भी होने वाला हो, ठीक है, वन शॉट में पूरा शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट। आइए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17 नंबर, और 17 नंबर में एक न्यूमेरिकल जो आपको दिया जा रहा है। कहाँ गया न्यूमेरिकल जी, ढूंढना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। यदि उन्हीं दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है,
जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 3 ओम होता है। तुल्य प्रतिरोध 3 ओम होता है। उनका अलग अलग प्रतिरोध निकालें। उनका अलग अलग प्रतिरोध निकालें। प्रतिरोध निकालें। ठीक है, आइए क्या कर रहा है, बढ़िया से क्वेश्चंस को पढ़िए। यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का मतलब आपने पढ़ा RS बराबर R1 प्लस R2, और मैं यहां पर लिख रहा हूं कि RS बराबर आपका 16 ओम बतला रहा है, R1 प्लस R2 बराबर, इक्वेशन आप चाहें तो इसको फर्स्ट बना लें। दूसरा नंबर इसी को कहा जा रहा है, इसी में कहा जा रहा है आपको कि यदि समांतर क्रम में तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इन्हीं दोनों को जोड़ा जा रहा है। 1/3 बराबर आपके पास 1/R1 प्लस 1/R2 आ रहा है, यानी हम लिख सकते हैं 1/3 बराबर, मैं एलसीएम ले लूं तो R2 प्लस R1/R1 इंटू R2, और इसके जगह पर चाहे तो हम लिख सकते हैं 16, यानी 1/3 बराबर 16/R1 प्लस R2, यानी हम चाहे तो यहां से लिख सकते हैं R1 इंटू R2, यानी मैं यहां से चाहूं तो लिख सकता हूं R1 इंटू R2 बराबर 16×3 = 48, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब चाहो तो यहां से इसको और चेंज करके लिख सकते थे, थोड़ा सा अगर मैं इंटरचेंज करूं तो R1 बराबर आप लिख सकते हो 16 माइनस कौन सा R2, अब वहां पर रिजल्ट पुट कर लो, यानी R1 इंटू R2 के जगह पर, R1 के जगह पर 16 माइनस R2 इंटू R2 बराबर 48, मल्टीप्लाई कर लो तो 16R2 माइनस R2 का स्क्वायर बराबर 48। हम चाहे तो इसको इक्वेट कर सकते हैं, यानी इस पूरे टर्म को इधर लेते चले जाओ तो R2 का स्क्वायर माइनस 16R2 प्लस 48 बराबर 0। तोड़ लो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टर्म में, 12×4 = 48, यानी R2 का स्क्वायर माइनस 12R2 माइनस 4R2 प्लस 48 बराबर 0। यहां से R2 को कॉमन ले लो तो R2 माइनस 12 प्लस यहां माइनस 4 को कॉमन ले लो तो R2 माइनस 12 बराबर 0, यानी R2 माइनस 4 और R2 माइनस 12 बराबर 0। R2 बराबर 4 और R2 बराबर 12, दो केसेस आ रहे हैं। कितने केसेस आ रहे हैं? दो केसेस आ रहे हैं। अब मैं इसे में बात करूं कि यदि R2 बराबर 4 ओम हो जाए तो R1 बराबर आप बोलोगे R1 प्लस R2 बराबर 16 था, तो R1 प्लस 4 बराबर 16, डेट मीन्स R1 बराबर 12 ओम आ जाए। लेकिन मैं अगर यही बात करूं कि यदि R2 बराबर आपके पास जो है वो कितना आ रहा है, 12 ओम है, तो आप लिख सकते हो R1 प्लस R2 बराबर 16, तो R1 प्लस 12 बराबर 16, यानी R1 बराबर आपके पास 4 ओम आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसीलिए आंसर लिखा जा सकता है कि R1 बराबर 4 या बोल रहे हैं कितना, 12 ओम, ठीक है, या फिर R2 बराबर बोला जाए तो 12 या 4 ओम। याद रखना अगर यहाँ 4 देख रहे हो तो यहाँ 12 लिखोगे, यहाँ 12 लिखोगे तो यहाँ 4 लिखोगे, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चंस था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पूछा गया है, ये भी ऑलरेडी आपके क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन से, इंक्लूड किया गया क्वेश्चन से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन और आपके पास आता है, धारा घनत्व क्या है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? बहुत सिंपल और सामान्य से वे में आंसर लिख सकते हो। मान लो कि ये कोई क्रॉस सेक्शन है, ये कोई चालक है और इसका ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये एरिया मैंने कह दिया कितना है, ए। इससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड जा रहे होंगे तो धारा इस साइड जा रहा होगा, धारा क्या हो गया, आई। तो इसकी सिंपल परिभाषा जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले धारा को धारा घनत्व कहा जाता है, डन है। और इसे लिखा जा सकता है, धारा घनत्व को हम लोग चाहें तो जे और इसके साथ एक टर्म दे सकते हैं वेक्टर, क्योंकि ये सदिश राशि है, बराबर आप लिखेंगे प्रति एकांक अनुप्रस्थ से, तो आई बाई ए वेक्टर, डन है। अब यहां पर याद रखोगे जे वेक्टर बराबर आप लिख सकते हो आई बाई ए कॉन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से धारा पास करेगा, ऊपर से तो पास करेगा नहीं, जब भी पास करेगा तो इस प्रकार से अनुप्रस्थ परिच्छेद से कहा जा रहा है। तो जे वेक्टर बराबर आई बाई कितना, ए कॉस थीटा। यदि मैं कह दूं कि थीटा बराबर 0 डिग्री तो आप इसकी सीधी सीधी परिभाषा लिख सकते हो जे बराबर आई बाई कौन सा, ए। इसका एस आई मात्रक भी आपसे पूछा जा सकता है और एस आई मात्रक आप जो बतलाएंगे वो होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका डायमेंशन भी आपसे पूछा जा सकता है और डायमेंशन आप कुछ खास नहीं लिखेंगे बल्कि a इंटू एल टू दी पावर -2 लिखेंगे। यह कौन सी राशि है तो यह बता सकते हैं, यह सदिश राशि है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, यह कौन राशि है, सदिश राशि है, डन। ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गए, यानी टोटल क्वेश्चंस आपके हो गए कितना, तो टोटल क्वेश्चन की संख्या आपको 18 हो गए, डन है। आइए क्वेश्चंस नंबर 19 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपको कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में किरचॉफ के नियम को बताएं, ठीक है। या किरचॉफ के नियम क्या है इन्हें लिखें, बात समझ आ रहा है। किरचॉफ के नियम को बताएं या किरचॉफ के नियम क्या है इन्हें लिखें और समझाएं। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कुछ खास नहीं। किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जटिल परिपथ के लिए 2 नियमों का क्या किया, प्रतिपादन किया, ठीक है। यहाँ पर चूंकि हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं तो बहुत डिटेल्स में इस पर चर्चा नहीं करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट्स में मैंने क्लास में आप लोगों के बीच में बहुत सारी चर्चाएं की इसके बारे में। अगर आप मेरे यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं होंगे या मेरे क्लास में आप नहीं पढ़ा है तो आपके टीचर्स भी आपको इस पर बहुत डिटेल से समझाया होगा। बस मैं यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो इन्होंने 2 नियम का प्रतिपादन किया। पहला नंबर जो नियम रहा वो जंक्शन का नियम रहा, संधि का नियम से कहते हैं कि मान लो किसी सर्किट में एक पॉइंट है जहां पर बहुत सारे वायर आकर के जुड़ रहे हैं और वहां से बहुत सारे वायर जो जुड़े हैं उनमें बहुत सारे तार से धारा आ रही है और कुछ तार से धारा जा रही है। तो उस जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है
वह शून्य होता है। तो किरचॉफ के दो नियम हैं। किरचॉफ के दो नियम हैं। नंबर फर्स्ट, जिसे मैंने कहा जंक्शन या आप बोलोगे संधि का नियम। ठीक है, बड़ा सिंपल और सामान्य वे में बोलोगे। परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली संपूर्ण धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी मान लो कि ये आपके पास एक जंक्शन है, सपोज मान के चलते हैं, यहाँ पर करंट I1 आ रहा है, यहाँ पर करंट I2 आ रहा है और यहाँ से करंट I3 निकल रहा है। तो आपको सीधी सीधी बात हो जाएगी कि करंट I1 प्लस I2 और प्लस माइनस में करंट I3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसी को हम लोग समेशन I बराबर 0 भी लिखते हैं। यहाँ एक मैं नोट पॉइंट आपको जरूर बता दूंगा, चिन्ह परिपाटी में याद रखना, आने वाली धारा को चिन्ह परिपाटी याद रखना। जंक्शन पर आने वाली धारा प्लस में होती है, जंक्शन पर आने वाली धारा को ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं और जंक्शन से जाने वाली धारा को निगेटिव लिया जाता है। ये चिन्ह परिपाटी हमेशा आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर मैं 2 बात कर रहा हूं, जिसे टर्मिनल का नियम कहते हैं या विभव या विभवांतर का भी नियम कहते हैं। विभवांतर का नियम शॉर्ट में इसे आप याद रखोगे KCL कहा जाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, और इसे शॉर्ट में KVL कहा जाता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो फिर वही बात है, किसी बंद परिपथ में परिणामी विद्युत वाहक बल, परिणामी विद्युत वाहक बल परिपथ में आरोपित परिणामी विद्युत वाहक बल एवं परिपथ में आरोपित विभवांतरों के योग का योग शून्य होता है। का योग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात तुम ऐसे कह सकते हो कि समेशन E विद्युत वाहक बल प्लस समेशन डेल्टा V विभवांतरों का, विद्युत वाहक बल एवं विभवांतरों के योग का योग, जितना विभवांतर सभी को जोड़ और उनका योग विद्युत वाहक बल के साथ बराबर क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। या फिर इसको ऐसे कह सकते हो, समेशन E बराबर समेशन डेल्टा V, विद्युत वाहक बल और आरोपित विभवांतर सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डन है। इस नियम को एक चीज और बोला जाता है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश संरक्षण का नियम है और ये जो है यह विभव नहीं बल्कि विद्युतीय ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। सॉरी,
यह ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। यह दोनों का प्रतिपादन करता है, ऐसे भी कह सकते हो। प्रथम नियम आवेश संरक्षण और दूसरा नियम ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा के संरक्षण के नियम का क्या करता है? प्रतिपादन करता है। डन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हुए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत वाहक बल क्या है? बस सिंपल, कुछ खास नहीं। या सेलों का विद्युत वाहक बल क्या है? इसे ऐसे भी लिखा जाता है, विद्युत वाहक बल क्या है या सेलों का विद्युत वाहक बल क्या है। तो आप सिंपल आंसर दे सकते हैं और बड़े ही आराम से आंसर दे सकते हैं। होगा क्या? एकांक धन आवेश को सेल के आंतरिक भाग से परिपथ तक ले जाने में सेल के द्वारा किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल कहलाता है। डन है। आप इसे ई से लिखते हो और इसे लिखोगे W/Q। ठीक है, W/ क्या लिखोगे? Q लिखोगे। इसका SI मात्रक की अगर बात करें तो E बराबर कार्य के लिए आप बोलोगे जूल और Q के लिए बोलोगे कूलॉम, यानी जूल पर कूलॉम या जूल कूलॉम इनवर्स, और नाम दिया जाएगा वोल्ट। डन है। अगर इसके बीमा की बात करें तो E बराबर बीमा आप जूल के लिए यानी कार्य के लिए ml2 T⁻⁻2 और इसके लिए IT या AT लिखोगे। ml2 T⁻⁻3 I⁻⁻1, या मैं बोल रहा हूँ I के जगह पर A का प्रयोग कर सकते हो। ml2 T⁻⁻3 A का पावर कितना? -1 लिखोगे। डन है। क्वेश्चन नंबर 21 होता है टर्मिनल विभवांतर से आप क्या समझते हैं? टर्मिनल विभवांतर से आप क्या समझते हैं? बहुत कुछ नहीं, सिंपल वे में भी इसे लिखा जा सकता है। टर्मिनल विभवांतर हम जानते हैं, आप लिखोगे हम जानते हैं किसी सेल या बैटरी के द्वारा एकांक आवेश को परिपथ तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। और इस E बराबर हम लोग डिफाइन करते हैं V प्लस I इंटू छोटी r से। ठीक है, V बराबर I इंटू कौन? और छोटी r। यहां पर जो आपको मिल रहा है V,
यही भी E माइनस आई इंटू आर क्या कहलाता है? टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। बात समझ में आ चुका होगा? क्या कहलाता है? टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? ठीक है, कुछ खास नहीं, बहुत सिंपल और सामान्य से वे में आप जवाब दे सकते हैं। सेल या बैटरी के विद्युत इलेक्ट्रोड के द्वारा आवेश को ले जाने में उत्पन्न अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, इसे छोटी आर से लिखते हैं और छोटी आर बराबर हो जाएगा, देखो यहां से E माइनस बी बटा कितना आई लिखोगे, या फिर इसी को लिख सकते हो E माइनस बी और बटा भी और इंटू लिखोगे कैपिटल आर। डन है? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 22 तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पर भी बात करेंगे, 23, 24, 25। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो आज का लंबा जा रहा है, हो सकता है तो एक वीडियो इसका और आएगा जो स्पेशली न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स छट जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स को हम इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम प्रयास करेंगे न्यूमेरिकल्स को भी इंक्लूड करें। तो हो सकता है एक वीडियो आपको और मिले इस पर, घबराने की बात नहीं है। 1.5-2 घंटे का वीडियोज आपको जा रहा जरूर, लेकिन आप लोग के लिए ही, थोड़ा सा आप लोग मन से पढ़ें और मन से सारे प्रश्नों को याद करते चले। क्वेश्चन नंबर 21, 22 आपको हो गए। क्वेश्चन नंबर आइए 23 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम बात कर रहे हैं विभव मापी क्या है तथा इनके दो उपयोग बताएं। क्या है तथा इनके उपयोग बताएं। बहुत सिंपल, चलिए। विभव मापी एक यंत्र है। विभव मापी क्या है? एक यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, तथा सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किया जाता है। बात समझ आ रहा है? तो विभव मापी एक यंत्र है जिसके द्वारा, विभव मापी एक यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत वाहक बल, विभवांतर एवं सेल या बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध को मापा जाता है। विभव मापी कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव मापी कहलाता है। डन है? विभव मापी का उपयोग, मापी का उपयोग नंबर फर्स्ट
सेलों या बैटरियों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को मापने में। यहां पर आप लिख सकते हैं E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2, और यहां पर छोटी r बराबर लिख सकते हैं E माइनस V बटा V इंटू कैपिटल R। डन है। तो ये था विभव मापी। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, हम इसको ले लेना चाहेंगे, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि 12 ओम के 4 प्रतिरोधकों को 12 ओम के 4 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार के तीन संयोजन को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये भी आपको क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए, एक प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध और ये 4 प्रतिरोध, ठीक। कुछ इस प्रकार से मान लो कि आपको जोड़े जा रहे हैं, फिर से वही 1, 2, 3 और 4, फिर से आपको वही 4, 1, 2, 3 और ये 4 जोड़े गए। यहां पर आप ध्यान दोगे, ये भी कितने ओम का? 12 ओम का। ये भी कितने ओम का? 12 ओम का। ये भी 12 ओम, 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 ये 12, ये 12, ये 12 और ये 12। ये पॉइंट मान लेते हैं ए और ये पॉइंट मान लेते हैं बी, और इनके बीच आपको तुल्य प्रतिरोध निकालने का है। तो सबसे पहले इसको डील कर लो, तो बोलो कितना हो जाएगा? समांतर क्रम है, 1/RP बराबर 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। रिजल्ट इज द 12, ऊपर 4, 1/RP बराबर, डेट मीन्स RP बराबर आपके हो गए कितना? 3 ओम। ठीक, इस प्रकार से भी टूटेगा, तो इसका 3 ओम, इसका भी 3 ओम और इसका भी 3 ओम, यानी ये तीनों का तीनों टूट गए। कुछ इस प्रकार से ए, डेट इज द पहला सर्किट 3 ओम का आ गया, दूसरा 3 ओम आ गया और ये तीसरा आपका 3 ओम आ गया, ए और ये बी हो गया। अब ये पूरे सीरीज में हो गया, तो आर एस बराबर आप लिख सकते हो 3 ओम प्लस 3 ओम और प्लस 3 ओम, डेट मीन्स 9 ओम बराबर आर एस। डन है। तो बड़े ही आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा ही इजी वे में। ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, रिजल्ट आपको आसानी से क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस नंबर आपके 24 हो गए। और एक लास्ट क्वेश्चंस आज मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो का लेंथ भी लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग को भी परेशानी होगी।
ज़्यादा लंबा पढ़ने में, लेकिन एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, तो जो भी मिनट लगे 5 मिनट 7 मिनट। लगभग शॉर्ट क्वेश्चंस आपको इससे कंप्लीट हो गए। न्यूमेरिकल से रिलेटेड पार्ट्स एक लेकर आएंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, और ये क्वेश्चंस नंबर 25। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चंस मान के चलिए आपका 25 आने वाला है। एक ही क्वेश्चंस हमारे समझ से अब लगता है बच रहा है, और वो क्वेश्चंस हमको लगता है कि है शॉर्ट क्वेश्चन में विद्युत शक्ति क्या है समझाएं। ठीक है, सिंपल और सामान्य से वे में आप आंसर लिख सकते। विद्युत शक्ति क्या है, यानी विद्युत ऊर्जा प्रति एकांक समय में जो खर्च किया जाता है किसी भी कार्य को संपन्न कराने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रति एकांक समय में विद्युत ऊर्जा प्रति एकांक समय विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहा जाता है। या फिर आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा के द्वारा और करके विद्युत ऊर्जा के द्वारा कार्य करने के दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। डन है, यानी विद्युत शक्ति को हम लोग पावर P बराबर लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति क्या लिखेंगे बोले तो कार्य वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी, और बाई में आपके पास क्या हो गया, टाइम। मैं हिंदी में ही लिखूं, विद्युत ऊर्जा के द्वारा किया गया कार्य, ऊर्जा के द्वारा किया गया कार्य और बटा लगा समय। ठीक है, तो पावर P बराबर, और पावर को आप लिख सकते हो विद्युत ऊर्जा के टर्म में I² RT और बाई टी, इससे इसको मार दो आपको मिल जाएगा I² R, यानी P बराबर जो आपके पास रिजल्ट मिल गया I इंटू IR हम लिख सकते हैं, यानी I को I लिखिए और इसके ऊपर भी, चाहे तो आप इसको और भी तोड़ सकते हैं और इसे I को V बाई R इंटू V, यानी V का स्क्वायर बाई R के पद में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। डन है। अब इसका SI यूनिट भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। SI यूनिट जो होगा वो पावर बराबर W बाई T है, तो W के लिए जूल होता है और टाइम T के लिए सेकंड होता है, जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम लोग एक नाम देते हैं वाट। क्या नाम देते हैं, वाट। डन है। इसका आप चाहें तो डायमेंशन लिख सकते हो, और आपके लिए डायमेंशन जो लिखा आएगा वो होगा ml2 t का पावर -2 बाई टी, नीचे से ऊपर गया ml2 t का पावर -3। तो ये आपका हो गया विद्युत धारा चैप्टर्स, यानी गति वैद्युत की चैप्टर से आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। अप्रोक्स मैंने 25 क्वेश्चंस आपको लिया, और 25 क्वेश्चंस के बारे में मैंने कंप्लीट रूप से आपको कंप्लीट किया। अब अगले क्लास में
हम लोग एक और भी वीडियो बनाएंगे इस पर, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल का लिया जाएगा, जो 2 नंबर में न्यूमेरिकल एस्टिमेटेड होते हैं कि पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए हम आप लोगों से लेते हैं शुभ विदाई, और पढ़ते रहें, मन से पढ़ते रहें, बोर्ड की तैयारी करते रहें। आप लोग का एस्टिमेटेड डेट जो फरवरी में है, उस डेट के अनुसार से आप अपनी तैयारी में लगे रहें। और इसी के साथ मैं चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक।